नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई तुरंत सफलता और समाधान चाहता है, क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमेशा काम आते हैं, जो हमें न सिर्फ ज्यादा असरदार बल्कि शायद ज्यादा संतुष्ट भी बना सकें? इसी सवाल के आसपास आज हम बात करेंगे। हम स्टीफन कोवी की बहुत ही प्रभावशाली किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जी मतलब अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें, इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये किताब देखिए 1989 में आई थी, लेकिन आज भी इसकी बातें एकदम रेलेवेंट लगती हैं। सही बात है। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि कोवी वो सतही नुस्खों या क्विक फिक्स की बात नहीं करते। वो तो बुनियादी उसूलों की बात करते हैं। चरित्र, ईमानदारी, जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल, जड़ की बात करते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ ये 7 आदतें गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई दशकों पुरानी ये बातें आज भी क्यों जरूरी हैं और कैसे ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मतलब एक ठीक-ठाक बदलाव ला सकती हैं। चलिए इसी पे बात करते हैं। बिल्कुल। और शायद इसकी प्रासंगिकता का एक बड़ा कारण ये है कि कोवी अंदर से बाहर यानी इनसाइड आउट बदलाव पर जोर देते हैं। अच्छा, अंदर से बाहर। हाँ, मतलब आजकल बाहरी सफलता जैसे पद क्या है, कितनी संपत्ति है, इस पर बहुत ध्यान रहता है। लेकिन कोवी कहते हैं कि असली और टिकाऊ प्रभावशीलता वो हमारे अंदर से शुरू होती है। हमारे चरित्र से, हमारे नजरिए से, हमारी अपनी निजी जीत से। ये बाहरी दौड़ से अलग एक ज्यादा गहरी यात्रा है, आप कह सकती हैं। समझ गया। तो इस अंदर से बाहर की यात्रा की पहली सीढ़ी वो है पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। जी, इसका मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है ना? ये मानना है कि हम अपने जीवन के क्या कहते हैं ड्राइवर हैं, सिर्फ यात्री नहीं जो बस परिस्थितियों के साथ बह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव होने के ठीक उलट है। मतलब रिएक्टिव लोग कौन होते हैं? जो बाहरी हालात, मौसम कैसा है या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे प्रभावित होते हैं। हाँ, मूड उसी हिसाब से बदलता रहता है। एग्जैक्टली और उसी के हिसाब से अपनी फीलिंग्स और एक्शंस तय करते हैं। जबकि सक्रिय होने का मतलब है ये समझना कि कोई घटना होती है और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसके बीच में एक स्पेस है। स्पेस। हाँ, चुनने की आजादी का स्पेस। हम अपनी प्रतिक्रिया खुद चुन सकते हैं, अपने मूल्यों, अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर। लेकिन ये सुनने में तो आसान लगता है, करना मुश्किल नहीं है। जब सच में कुछ गड़बड़ होती है तब तो बाहरी वजह ढूंढना या किसी और को दोष देना वो ज्यादा नेचुरल सा लगता है। हाँ, नेचुरल शायद लगता हो, लेकिन कोवे यहीं पर वो प्रभाव का क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और चिंता का क्षेत्र, सर्कल ऑफ कंसर्न वाली बात लाते हैं। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये मैंने सुना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और कंसर्न। तो चिंता का क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है। दुनिया भर की समस्याएं, अर्थव्यवस्था, दूसरों की कमियां, सब कुछ। अब इन पर चिंता करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, है ना? प्रभाव का क्षेत्र वो छोटा दायरा है जहां हम सच में कुछ कर सकते हैं। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे काम करने का तरीका जो हम सीखते हैं। अच्छा। तो कवि कहते हैं कि जो प्रभावी लोग होते हैं वो अपनी सारी एनर्जी अपने प्रभाव के क्षेत्र पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई है जो हमेशा देर से आता है। होता है। ये आपकी चिंता के क्षेत्र में। अब आप या तो उस पर गुस्सा कर सकते हैं, ये हुआ रिएक्टिव होना, या फिर आप अपनी मीटिंग टाइम पर शुरू करने या अपने काम पर फोकस करने पर अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। ये हुआ प्रोएक्टिव होना, अपने प्रभाव के क्षेत्र में काम करना। अच्छा, ये जो चुनाव है यही सक्रियता है। ये नजरिया तो काफी मतलब एम्पावरिंग है, सशक्त महसूस कराता है। यानी हालात चाहे जैसे हों, हमारे पास हमेशा कुछ करने का ऑप्शन होता है, चाहे वो सिर्फ अपनी सोच बदलने का ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आती है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचना। उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये जीवन के स्तर पर, मतलब लाइफ लेवल पर अपने अंतिम लक्ष्य को तय करने के बारे में है। जीवन के स्तर पर? हाँ, कोवी हमें कल्पना करने को कहते हैं कि मान लीजिए हम अपने अंतिम संस्कार में हैं और सुन रहे हैं कि हमारे अपने लोग, हमारे प्रियजन हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। ओ, ये तो काफी गहरा है ना? हम क्या चाहेंगे कि वो हमें कैसे याद करें, हमने जीवन में क्या योगदान दिया, हमारे सबसे गहरे मूल्य, हमारी कोर वैल्यूज क्या थीं। इन सवालों के जवाब हमें हमारी जिंदगी का एक तरह से ब्लूप्रिंट या दिशा देते हैं। तो ये एक तरह से अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने जैसा हुआ। बिल्कुल सही,
एक व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य लिखना या उस पर सोचना, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। ये हमारे लिए एक कंपास की तरह काम करता है। कंपास। हाँ, जो रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में हमें रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। जब हमें पता होता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, चाहे वो परिवार हो, सीखना हो, समाज सेवा हो या कुछ और, तो हम उन चीजों को प्रायोरिटी दे पाते हैं। सीधी सी बात है। बिना मंजिल तय किए यात्रा शुरू करने का कोई मतलब नहीं, है ना? सही बात है। ये आदत हमें वही मंजिल तय करने में मदद करती है। ये सिर्फ भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि आज हम जो भी कर रहे हैं उसे उस भविष्य की रोशनी में देखना है। तो पहली आदत ने हमें ड्राइवर सीट पर बिठाया, दूसरी ने हमें मंजिल दिखाई। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में उस मंजिल की तरफ बढ़े कैसे? एग्जैक्टली। यहीं पर तीसरी आदत आती है, पहले चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स। ये सुनने में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जैसा लगता है। ये टाइम मैनेजमेंट से आगे बढ़कर लाइफ मैनेजमेंट है, जीवन प्रबंधन। ये दूसरी आदत का ही मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा। यहाँ कोवी वो फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र करते हैं, जो कामों को 2 पैमानों पे बांटता है। एक तो तात्कालिकता यानी अर्जेंसी, और दूसरा महत्व यानी इम्पोर्टेंस। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला चार्ट। अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। बिल्कुल। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट 1, इम्पोर्टेंट पर नॉट अर्जेंट क्वाड्रेंट 2, अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट 3 और नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट 4। जी, और हम में से ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर टाइम या तो क्वाड्रेंट 1 में बिताते हैं, मतलब संकट, डेडलाइन, आग बुझाने वाले काम। हाँ, फायर फाइटिंग मोड में। या फिर क्वाड्रेंट 3 में, जो अर्जेंट तो लगते हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कुछ मीटिंग्स या दूसरों के जरूरी काम जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। और कई बार हम क्वाड्रेंट 4 में भी चले जाते हैं, मतलब टाइम वेस्ट करने वाली चीजें। लेकिन कोवी कहते हैं कि सबसे प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। क्वाड्रेंट 2 यानी वो काम जो इम्पोर्टेंट तो हैं पर उन पर तुरंत आग बुझाने जैसा प्रेशर नहीं होता। जैसे क्या? जैसे कि प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना, नई स्किल्स सीखना, एक्सरसाइज करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। अच्छा, लॉन्ग टर्म वाली चीजें। हाँ, अवसरों की तलाश करना, रोकथाम के उपाय करना। ये वो काम है जो लंबे समय में हमारी क्षमता और हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी करो चिल्लाते नहीं हैं, इसलिए अक्सर टल जाते हैं। सही बात है। तीसरी आदत इसी डिसिप्लिन के बारे में है कि आप जरूरी कामों को तात्कालिक कामों पर तरजीह दें, भले ही प्रेशर तात्कालिक कामों का ज्यादा महसूस हो रहा हो। आजकल की दुनिया में जहां हर वक्त नोटिफिकेशन बज रहा है, हर ईमेल अर्जेंट लगता है, ये तो और भी मुश्किल लगता है। इस मैट्रिक्स को सच में लागू करने के लिए तो काफी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। निश्चित रूप से। और यहीं पर पहली 3 आदतें एक साथ काम करती हैं। देखिए, सक्रिय हैबिट 1 होकर आप चुनते हैं कि आप अपना समय कहाँ लगाएंगे। हाँ। अंत को ध्यान में रखकर हैबिट 2 आप तय करते हैं कि आपके लिए जरूरी क्या है। ठीक। और पहली चीजों को पहले रखकर हैबिट 3 आप उन जरूरी कामों को रोजमर्रा में प्राथमिकता देते हैं। कोवी इन तीनों को प्राइवेट विक्ट्री या आत्मनियंत्रण सेल्फ मास्टरी कहते हैं। प्राइवेट विक्ट्री? हाँ, उनका मानना है कि जब तक हम खुद पर ये विजय हासिल नहीं करते, मतलब अपने अंदर ये डिसिप्लिन नहीं लाते, तब तक हम दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते। ये एक दिलचस्प भाव है। मतलब बाहरी दुनिया में सफल होने से पहले अपने अंदर एक तरह का अनुशासन और स्पष्टता लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अब जब ये निजी विजय हासिल हो गई, तब हम बाहरी दुनिया यानी रिश्तों और टीम वर्क की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, अब हम सार्वजनिक विजय, पब्लिक विक्ट्री की आदतों की ओर बढ़ते हैं। ये आपसी निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस पर आधारित है। और चौथी आदत है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। विन विन? हाँ, और ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया, एक फिलॉसफी है। जीत जीत मतलब ऐसी सिचुएशन जहां किसी भी लेन देन में या बातचीत में सभी पार्टीज को लगे कि हाँ उन्हें कुछ मिला है, कि वो जीते हैं। बिल्कुल, ये जीत हार वाली सोच के एकदम उलट है, जहां एक की जीत दूसरे की हार होती है। अगर मैं जीता तो तुम हारे। कंपटीशन वाली सोच। हाँ, या फिर हार जीत से भी अलग है, जहां आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतें दबा देते हैं। और हार हार से भी अलग है, जहां टकराव इतना बढ़ जाता है कि दोनों का नुकसान होता है। अच्छा। जीत जीत का मतलब है ऐसे समाधान खोजना जो सबके लिए फायदेमंद हो, जिससे आपसी सम्मान बढ़े, विश्वास बढ़े।
ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में मौके बहुत हैं और एक की सफलता दूसरे की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर थोड़ा आदर्शवादी भी। क्या असल दुनिया में, जहां इतना कंपटीशन है, हमेशा विन विन हो सकता है? कई बार तो लगता है कि किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। कोवी मानते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में विन विन संभव है, अगर हम उसके लिए ईमानदारी से कोशिश करें। हाँ, इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी लगती है, ज्यादा बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन अगर विन विन संभव न हो तो कोवी नो डील। हाँ, मतलब अगर ऐसा समाधान नहीं मिल रहा जिससे दोनों पक्ष सहमत हों, तो बेहतर है कि उस मुद्दे पर कोई समझौता न किया जाए, ताकि कम से कम रिश्ता खराब न हो। लेकिन कोशिश हमेशा विन विन की ही करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट की नींव यही है। समझ गया। और इस विन विन तक पहुंचने के लिए शायद अगली आदत, हैबिट नंबर 5, बहुत जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। ये तो मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बिल्कुल कोर लगता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और विश्वास का आधार है। हम में से ज्यादातर लोग जब सुनते हैं तो समझने के इरादे से नहीं सुनते। हाँ। हम जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। हम या तो सलाह दे रहे होते हैं, या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, या सवाल पूछ रहे होते हैं अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जज कर रहे होते हैं। ये बात तो सही है। कोवी इसे सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ शब्दों को नहीं सुनना, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को, उसके नजरिए को, उसके पूरे अनुभव को गहराई से समझने की कोशिश करना। हाँ, अक्सर हम बातचीत में बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं, या फिर बिना पूरी बात समझे ही अपनी राय देने लगते हैं। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग, इसको प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए बहुत सचेत प्रयास की जरूरत होती है। ध्यान से सुनना, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, और फिर अपनी समझ को क्लैरिफाई करने के लिए सवाल पूछना। जैसे, अगर मैं सही समझ रही हूं तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि। अच्छा। जब सामने वाले को लगता है कि उसे सच में सुना और समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार होता है। इससे विश्वास पैदा होता है। बिना समझे जाने की भावना के लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और फिर वो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ये वाकई रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, पर्सनल रिश्तों में भी और प्रोफेशनल में भी। बिल्कुल। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, तभी शायद हम मिलकर कुछ बेहतर बना सकते हैं। और यहीं से छठी आदत आती है, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज करें। ये शब्द सुनने में थोड़ा कॉर्पोरेट सा लगता है। हाँ, ये शब्द काफी इस्तेमाल होता है कॉर्पोरेट जगत में, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। तालमेल या सिनर्जी का सिद्धांत है कि संपूर्ण का मूल्य उसके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से ज्यादा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अच्छा, 1 + 1 = 3 जैसा। बिल्कुल, या 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। मतलब जब लोग खुले दिमाग से एक दूसरे का सम्मान करते हुए, यहाँ आदत 4 और 5 काम आती है, और अपने मतभेदों को महत्व देते हुए मिलकर काम करते हैं। 1 मिनट, मतभेदों को महत्व देना। आमतौर पर तो डिफरेंसेस से कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिनर्जी इसे कैसे बदलती है? सिनर्जी मानती है कि हर व्यक्ति का नजरिया, उसका अनुभव, उसकी सोच, वो अलग है और कीमती है। जब हम इन अंतरों को दबाने या खत्म करने की बजाय उन्हें समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करते हैं, तो नई संभावनाएं खुलती हैं। अलग अलग विचारों के टकराने से अक्सर सबसे क्रिएटिव और नए समाधान निकलते हैं। इसके लिए हाई लेवल का ट्रस्ट और सहयोग चाहिए। वही विन विन और पहले समझने वाली बात है। समझ गया। ये टीम वर्क की सबसे ऊंची स्टेज है, जहां मतभेद ताकत बन जाते हैं, कमजोरी नहीं। तो निजी विजय आदतें 1 से 3 हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं। सार्वजनिक विजय आदतें 4 से 6 हमें सिखाती हैं कि कैसे दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करें, इंटरडिपेंडेंस को सफल बनाएं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को, इस ग्रोथ को जारी कैसे रखा जाए? यहीं पर आती है 7वीं और अंतिम आदत, जो बाकी सभी को संभव बनाती है और उन्हें बनाए रखती है। आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। आरी तेज करना। हाँ, ये निरंतर आत्मनवीनीकरण, कंटिन्यूअस सेल्फ रिन्यूअल की आदत है। अच्छा, ये उस लकड़हारे की कहानी है ना, जो पेड़ काटने में इतना बिजी था कि उसके पास अपनी कुंद हो चुकी आरी को तेज करने का टाइम ही नहीं था। बिल्कुल वही कहानी। कोवी कहते हैं कि हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, हमारा सबसे बड़ा एसेट,
और हमें इस एसेट का नियमित रूप से रख रखाव और सुधार करते रहना चाहिए। अगर हम लगातार बस काम करते रहेंगे और खुद को रिचार्ज या रिन्यू नहीं करेंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, हम थक जाएंगे और अंततः बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। तो ये रिन्यूअल, ये नवीकरण किन एरियाज में होना चाहिए? कोविड 4 प्रमुख आयामों या डायमेंशंस की बात करते हैं। पहला, शारीरिक, फिजिकल, रेगुलर एक्सरसाइज, सही खाना पीना, पर्याप्त नींद और आराम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, शरीर का ध्यान रखना एनर्जी और स्टैमिना के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, मानसिक, मेंटल, दिमाग को तेज रखना, पढ़ना, लिखना, सीखना, सोचना, योजना बनाना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, मेंटल स्टैग्नेशन से बचना। तीसरा, सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, दूसरों के साथ अच्छे सार्थक रिश्ते बनाना और निभाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति विकसित करना, इमोशनल सिक्योरिटी महसूस करना। ये आदत 4, 5, 6 से बहुत गहराई से जुड़ा है। जी। और चौथा, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य से जुड़ना। ये सिर्फ धर्म या मजहब तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारे मूल्यों को स्पष्ट करने, प्रकृति से जुड़ने, मेडिटेशन करने, आर्ट या म्यूजिक एंजॉय करने या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से हो सकता है जो हमें शांति, प्रेरणा और एक दिशा दे। आज के कल्चर में जहां सब हमेशा बिजी हैं, हमेशा कनेक्टेड हैं, इन चारों आयामों के लिए टाइम निकालना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। लोग इससे अक्सर लग्जरी मानते हैं, ना कि जरूरत। हाँ, पर कोविड से लग्जरी नहीं, जरूरत मानते हैं। ये वही क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटी है, जरूरी पर शायद अर्जेंट नहीं लगती। लेकिन यही वो एक्टिविटी है जो बाकी सब कुछ संभव बनाती है। अगर आरी तेज नहीं होगी तो पेड़ काटने में ज्यादा मेहनत लगेगी और पेड़ कम कटेंगे। सही बात है। उसी तरह अगर हम खुद को रिन्यू नहीं करेंगे तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कम प्रभावी होंगे। ये संतुलन और निरंतर सुधार के बारे में है, ताकि हम लंबे समय तक इफेक्टिव बने रह सकें। तो इन 7 आदतों की इस पूरी चर्चा के बाद हम क्या मुख्य सबक लेकर जा सकते हैं? इस सब का निचोड़ क्या है अगर हम देखें तो? मुझे लगता है कुछ बातें बहुत साफ है। पहली, कि सच्ची और टिकाऊ प्रभावशीलता सिर्फ टेक्निक्स या शॉर्टकट से नहीं आती। ये हमारे चरित्र की गहराई से आती है, हमारे सिद्धांत, हमारी ईमानदारी, हमारी सोच। कोई क्षमता यानी स्किल्स के साथ साथ चरित्र यानी कैरेक्टर पर बराबर बल्कि शायद ज्यादा जोर देते हैं। चरित्र बनाम क्षमता। दूसरी अहम बात जो हमने पहले भी कही कि निजी विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। खुद के साथ किए वादे निभाना, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना, अपने वैल्यूज को क्लियर करना, ये सब दूसरों के साथ भरोसेमंद और अच्छे रिश्ते बनाने की नींव है। सही। हम बाहरी दुनिया में वो नहीं दे सकते जो हमारे अंदर नहीं है। तीसरी बात, 7वीं आदत यानी आरी तेज करना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये बाकी 6 आदतों को बनाए रखने और उसमें सुधार करते रहने के लिए एकदम जरूरी है। ये हमारी पर्सनल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बनाए रखने जैसा है। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आदतें सिर्फ काम में सफल होने के लिए नहीं है। ये एक बैलेंस्ड, मीनिंगफुल और सिद्धांतों पर आधारित जिंदगी जीने के बारे में है। बिल्कुल। ये लगातार विकास और सीखने की एक यात्रा है। बिल्कुल। और ये एकदम स्पष्ट है कि स्टीफन कोवी की ये 7 आदतें क्यों इतने सालों बाद भी इतनी रेलेवेंट हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि असली बदलाव और प्रभावशालीता बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती हैं। जी। ये एक तरह से हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। और शायद एक आखिरी विचार जो हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जो इस समय किसी की जिंदगी में कोई खास चुनौती है या कोई लक्ष्य है, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है? अच्छा सवाल है। और अगर कोई सिर्फ उस एक आदत को अगले कुछ हफ्तों तक सचेत रूप से अपनाने की कोशिश करे तो उसके नजरिए में, उसके व्यवहार में और शायद उसके नतीजों में क्या फर्क आ सकता है? ये खुद पर प्रयोग करने और इन सिद्धांतों की शक्ति को पर्सनली अनुभव करने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है।